Hey everyone, this is our new initiative. In this, we are going to discuss previous year's question papers of various exams, and we are going to start from 2018's Himachal Pradesh Sub Inspector's question paper. So let's start this video. First question is हड़प्पन वेपन्स वर मेड ऑफ। हड़प्पन जो लोग थे उनके हथियार किससे बने होते थे? ऑप्शंस आर ब्रोंज यानी कि कांसा, स्टोन पत्थर, कॉपर, तांबा। इनमें से या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा उनके हथियार बने थे, हथियार बनाए जाते थे उनके द्वारा? एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रोंज से भी बनाए जाते थे, स्टोन से भी बनाए जाते थे, कॉपर से भी बनाए जाते थे। यहाँ ऑप्शन ये फोर्थ वाला गलत दिया गया, ये होगा ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस नहीं, ऑल ऑफ दिस। तो एक गलत यहाँ दिया गया है, तो ऑल ऑफ दिस, इन सभी से हड़प्पन लोगों द्वारा अपने हथियार बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फेमस ग्रामेरियन पाणिनि हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। जो पाणिनि थे वो किस महाजनपद के निवासी थे? ऑप्शंस हैं गांधारा के थे, कंबोज के थे, वत्सा के थे या अवंती के थे। तो किस महाजनपद से वे संबंध रखते थे या निवासी थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गांधारा। गांधार के वे निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता वॉज एडवोकेटेड बाय। जो अनुव्रत की संकल्पना की वकालत है वो किसके द्वारा की गई थी? महायान बुद्धिज्म के द्वारा की गई थी, हीनयान बुद्धिज्म के द्वारा की गई थी, जैनिज्म के द्वारा की गई थी, जैन धर्म के द्वारा की गई थी, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं की गई थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जैनिज्म। अनुव्रता एंड महाव्रता, महाव्रता, इन दोनों की संकल्पना जैन धर्म द्वारा की गई थी। ये क्या थी? ये प्रतिज्ञाएं थी जैन धर्म की। तो इनकी संकल्पना जैन धर्म द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ कलिंगा वॉर। तो अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की भविष्यिका का विवरण प्रदान करता है? ऑप्शंस आर टेंथ रॉक एडिक्ट, 10वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, द एडिक्ट ऑफ धौली, धौली का शिलालेख, या जौगढ़ का शिलालेख। तो किसमें अशोका के कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 13th रॉक एडिक्ट। 13वां जो शिलालेख है इनका, उसमें जो है कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? ऑप्शंस आर चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकंड, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो किसके द्वारा की गई थी? ये थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इनके द्वारा उपाधि ग्रहण की गई थी चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ अलजेब्रा। तो बीज गणित की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ अलजेब्रा। किसके द्वारा अलजेब्रा की या बीज गणित की खोज की गई थी? आर्यभट्ट, भास्करा, अपस्तंभा, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट द्वारा ही अलजेब्रा यानी कि बीज गणित की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अर्ली मेडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रेफर्स टू। जीतल जो है मध्यकालीन भारत में किसे कहा जाता था? ऑप्शंस आर वेट, डाइट, कॉइन, गेम। वजन, डाइट, सिक्का या खेल, किसे कहा जाता था जीतल? जीतल रेफर किया जाता था कॉइन्स को। ऑप्शन सी कॉइन्स को किया जाता था। जीतल थे कॉपर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स। और जीतल के साथ एक और कॉइन भी थे एंड टंका, ये थे सिल्वर कॉइन्स। और ये किसके द्वारा चलाए गए थे? ये चलाए गए थे इल्तुतमिश द्वारा। इल्तुत इल्तुतमिश द्वारा ये दोनों कॉइन्स जीतल और टंका चलाए गए थे। जीतल थे कॉपर कॉइन्स और टंका थे सिल्वर कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग चालुक्यन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। कौन सी जो चालुक्यन सिटी है उसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी यानी कि मंदिरों का नगर भी कहा जाता था? कौन सी चालुक्य नगर को मंदिरों का नगर भी कहा जाता था? ऑप्शंस आर पडक्कल, बादामी, ऐहोल, कन्हेरी। बादामी इनकी कैपिटल थी, चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल थी बादामी। और मंदिरों का नगर किसे कहा जाता था? ये था ऑप्शन सी ऐहोल को कहा जाता था। यहाँ बहुत सारे फेमस टेम्पल्स भी थे, तो ऐहोल को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता था चालुक्यन टाइम पीरियड में। अगर आज के टाइम में कहा जाता है तो वो किसे कहा जाता है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को भारत की सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। जो ऐहोल था ये चालुक्यन टाइम में सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मलिक काफूर वॉज हुज जनरल। जो मलिक काफूर है वो किसका सेनापति था? ऑप्शंस आर बलबल, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, नन ऑफ दीज। तो किसका था? इनमें से किसी का नहीं था, ये था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिक काफूर।
तो अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शंस पे नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज नॉट कंपोजिट ऑफ इंडियन इस्लामिक इन ओरिजिन। निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में से इंडो इस्लामिक नहीं था? सितार नहीं था, तबला नहीं था, सारंगी नहीं थी, शहनाई नहीं थी। तो कौन सा नहीं था इंडो इस्लामिक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, शहनाई इंडो इस्लामिक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भक्त तुकाराम वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द मुगल एम्पर। किस मुगल एम्परर का कंटेम्प्रेरी समकालिक था भक्त तुकाराम? औरंगजेब का, शाहजहां, बाबर या जहांगीर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जहांगीर का था। ये थे मराठी। भक्त तुकाराम कौन थे? मराठी सेंट पोइट थे। और ये किसके भक्त थे? लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के भक्त थे संत तुकाराम। और ये किसके समकालिक थे? ये थे जहांगीर के समकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुमार संभवा एन एपिक पोइम वॉज कंपोज्ड बाय। किसके द्वारा कुमार संभवा एक महाकाव्य की रचना की गई थी? कालिदास, हरिसेन, चंद्रवरदाई या बाणभट्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज कालिदास। कालिदास द्वारा जो है कुमार संभव की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? राम राजा थे, साहू सेकंड थे, संभाजी थे या नन ऑफ दीज थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, संभाजी इनके पुत्र भी थे और इनके उत्तराधिकारी भी संभाजी बने। संभाजी के उत्तराधिकारी बने बाद में जाकर रामाराज। तो संभाजी किसके उत्तराधिकारी थे? ये थे शिवाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन सा था? ऑप्शंस आर फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंगिलो। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था नियर कोस्टल सिटी चेन्नई, जो आज है चेन्नई में। ये चेन्नई में बनाया गया था, बिल्कुल तट के निकट बनाया गया था, समुद्र तट के निकट। उस समय का मद्रास था और आज का चेन्नई के, जो आज का चेन्नई मॉडर्न टाउन है, वहाँ बनाया गया था कोस्टल एरिया के नज़दीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। कौन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। सॉरी, ये थे ऑप्शन ए, विलियम बेंटिंग। ये एक्ट ऑफ 1833 के बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये विलियम बेंटिंग उस वक्त थे, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे। विलियम बेंटिंग थे भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल। और अगर विलियम हेस्टिंग्स की बात की जाए तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट मेजर ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। ये सवाल ही गलत है। किसके समय में, किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय का अंतिम मेजर था? यहाँ मेजर के बाद होगा एक्सटेंशन, कि अंतिम समय मतलब किसके समय में अंतिम बार जो है मेजर एक्सटेंशन विस्तार किया गया था ब्रिटिश टेरिटरी का भारत में। सवाल ये होगा, यहाँ एक्सटेंशन मिस है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन कोई सेंस नहीं बनाता है बिना एक्सटेंशन के। तो किसके टाइम पीरियड में बनाया गया था? लॉर्ड डॉफ्रिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। ये थे लॉर्ड डलहौजी। इनकी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, लैप्स की नीति थी, उस समय बहुत सारे जो है राज्य ब्रिटिश टेरिटरी में जोड़े गए। तो ये आखिरी बार था जब एक मेजर एक्सटेंशन किया गया ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का इंडिया में। तो सवाल ये होगा, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ये था लॉर्ड डलहौजी, जो इनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। तो यह एक्सटेंशन क्वेश्चन पेपर में मिस है, तो बिना एक्सटेंशन की क्वेश्चन कोई सेंस नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन 1875? सॉरी, वेयर वॉज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन 1875? 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शंस आर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर एंड इंडिया। कहाँ हुई थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर था। लेटर क्या होता है 1882, 1882 में ये अडयार आ जाते हैं। अडयार कहाँ है, कहाँ था, कहाँ है? ये था मद्रास में, इंडिया में। तो यहाँ ये अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं और आगे जाकर एनी बेसेंट जो है
वो इसमें जुड़ जाती हैं और इसका एक मुख्य चेहरा बन जाती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। और किसके द्वारा ये फाउंडेड की गई थी अमेरिका में? ये की गई थी मैडम HP ब्लावटस्की एंड कर्नल ऑलकॉट। तो इनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंड की गई थी। कहाँ की गई थी? 1875 में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर था। लेटर 1882 में अडियार मद्रास में ये अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं। आगे जाकर एनी बेसेंट जो है इसका एक मुख्य चेहरा बन जाती है जब वो इनसे जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायआर्की वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर, जो भारत में द्वैध शासन है पहली बार किसके अधीन लाया गया था? ऑप्शन आर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, साइमन कमीशन प्लान, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो किसके अंडर लाया गया था डायआर्की द्वैध शासन? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू एंड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसे एक्ट ऑफ 1919 का एक्ट भी कहा जाता है। इसमें लाया गया था द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या था? इसमें दो तरह से बांट दिया गया था। एक थे रिजर्व मैटर्स एंड ट्रांसफर्ड। तो द्वैध शासन मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1919 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? कौन थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक? ऑप्शंस आर दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, A.O. हयूम या S.N. बनर्जी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी S.N. बनर्जी। इनके द्वारा 1876 में की गई थी। इनके साथ एक और फाउंडर भी थे, उनका नाम था आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस एंड S.N. बनर्जी द्वारा 1876 में 1876 में इंडियन एसोसिएशन को फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये क्वेश्चन मिस हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज्य? किसके द्वारा सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शंस आर राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद। तो ये थे ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वॉज नॉट सेट अप बाय गांधी? कौन सा आश्रम गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया? ऑप्शंस आर फोनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फार्म, सेवाग्राम, गांधी आश्रम। फोनिक्स की बात करें तो ये इनके द्वारा ही किया गया था। ये 1904 में किया गया था। कहाँ किया गया था? नटाल, जो कि साउथ अफ्रीका में है, यहाँ किया गया था। टॉल्स्टॉय की बात करें तो 1910 में किया गया था। ये कहाँ किया गया था? ट्रांसवाल, ये भी साउथ अफ्रीका ट्रांसवाल में किया गया था। सेवाग्राम की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र, जो आधुनिक महाराष्ट्र है, यहाँ गांधी जी 1936 से लेकर 1948 जब तक इनकी हत्या नहीं की गई होती, जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती, तब तक ये अपना आखिरी समय सेवाग्राम महाराष्ट्र आश्रम में ही बिताते हैं। तो गांधी आश्रम इनके द्वारा स्थापित नहीं किया गया, तो ये सही ऑप्शन होगा। फोनिक्स भी इनके द्वारा किया गया, सेवाग्राम भी किया गया, टॉल्स्टॉय भी किया गया। फोनिक्स और टॉल्स्टॉय साउथ अफ्रीका में किए गए और सेवाग्राम भारत के महाराष्ट्र में किया गया, जहां इन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष गुजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु ऑथर द बुक हिंद स्वराज? जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रनाडे या महात्मा गांधी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा ही हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह 1928 वॉज? कौन थे बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ? उसके नेता महात्मा गांधी थे, महादेव देसाई थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या इनमें से कोई भी नहीं थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो सरदार की उपाधि है वो इस बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही इन्हें मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इस सत्याग्रह के बाद ही बने, उससे पहले सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, इसके बाद इन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1906 एक्ट, जो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई वो कहाँ हुई? ऑप्शंस आर अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, लाहौर। कहाँ की गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में? एंड द करेक्ट आंसर इज ढाका। ढाका में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी ये?
ये की गई थी नवाब ऑफ ढाका। कौन थे ढाका के नवाब? ये थे ख्वाजा सलीम उल्लाह, ख्वाजा सलीम उल्लाह, इनके द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंडियन नेशनल आर्मी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1933 इन। आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई। कहाँ आई? जापान में आई, बर्मा में आई, सिंगापुर में आई या मलाया में आई? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंगापुर में। एग्जिस्टेंस में 1943 में, 1943 में सिंगापुर में ये आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर इन 1962? 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के जो है डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शंस आर एन थापर, जगजीवन राम, वी के कृष्ण मेनन, गोविंद वल्लभ पंत। तो कौन थे उस समय? अगर हम बात करें जगजीवन राम की, जगजीवन राम कौन थे? ये भी डिफेंस मिनिस्टर थे, मगर ये मोरारजी देसाई जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें डिफेंस मिनिस्टर थे और डेप्यूटी गवर्नर भी थे। इसमें डिफेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे एंड डेप्यूटी सीएम थे, डेप्यूटी पीएम थे जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। अगर हम गोविंद वल्लभ पंत की बात करें तो ये फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी के फर्स्ट सीएम थे और ये होम मिनिस्टर भी थे, सेंटर में होम मिनिस्टर भी थे। सेंटर में होम मिनिस्टर कब से कब थे? ये 1955 टू 61 थे, नेहरू गवर्नमेंट में थे। और वी के कृष्ण मेनन की बात करें तो ये थे 1962 के इंडो चाइना वॉर के दौरान डिफेंस मिनिस्टर। ये भी नेहरू गवर्नमेंट में 1957 टू 62 रहे डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज मेड ऑफ। जो माउंट आबू के जैन टेम्पल है वे किससे बनाए गए हैं? ग्रेनाइट से बने हैं, लाइमस्टोन से बने हैं, सैंडस्टोन से बने हैं या मार्बल से बने हैं? तो वे बने हैं ऑप्शन डी, मार्बल से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज। कौन किसे कहा जाता है हिमालय की रानी? ऑप्शन आर धौलागिरी, कंचनजुंगा, नंदा देवी, केटू। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंचनजुंगा को कहा जाता है। कंचनजुंगा क्या है? हाईएस्ट पीक इन इंडिया। कहाँ है? सिक्किम में है। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8586 मीटर, 8586 मीटर है और इंडिया की हाईएस्ट है और वर्ल्ड में ये थर्ड हाईएस्ट है, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है और सेकंड है केटू। केटू की हाइट कितनी है? 8611। ये कहाँ है? ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पीओके में है। ये सेकंड हाईएस्ट है। तो इंडिया की हाईएस्ट है कंचनजुंगा जो कि सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे है, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की आप सभी लोगों को पता है 8850 या 48 के अराउंड इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुरहानपुर गैप इज सिचुएटेड इन। जो बुरहानपुर घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस आर विंध्या रेंज में है, सतपुड़ा रेंज में है, अरावली रेंज में है या इनमें से किसी भी जगह पर नहीं है। कहाँ है बुरहानपुर घाटी, बुरहानपुर गैप? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज में है। अगर आप लोगों को पता होगा बुरहानपुर एक जगह है, मध्य प्रदेश में ये जगह है और बुरहानपुर जो गैप है ये है यहीं पर। ये है नॉर्थ ऑफ तापी रिवर एंड दी सतपुड़ा रेंज। जो तापी नदी है उसके उत्तर में ये बुरहानपुर गैप यानी कि बुरहानपुर घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है या कावेरी है? एंड द करेक्ट आंसर इज गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल इन इंडिया। भारत में साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है या उड़ीसा है? साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का?
तो वो है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है साल के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया अकर्स इन द, जो भारत का सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पाया जाता है? नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, दामोदर बेसिन या कावेरी बेसिन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दामोदर बेसिन। दामोदर बेसिन के आसपास अगर आप देखेंगे, दामोदर नदी का जितना भी क्षेत्र है वहीं पर कोयले की सबसे बड़ी बड़ी माइंस हैं। तो उसी घाटी में सबसे ज़्यादा कोयले का रिजर्व भी है दामोदर बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इरीगेटेड स्टेट इन इंडिया? कौन सा है न्यूनतम सिंचित राज्य भारत का? तो वो है ऑप्शन डी मिजोरम। मिजोरम सबसे लीस्ट इरीगेटेड यानी कि सबसे न्यूनतम सिंचित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य द्वारा उत्पादन किया जाता है? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश द्वारा सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनियन कार्बाइड एट, यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुलन था या कहाँ पर है ये? ट्रॉम्बे में है, वडोदरा में है, विजयपुर में है या नन ऑफ दीज में है? तो ये जो है ये ट्रॉम्बे में है। और ये ट्रॉम्बे कहाँ है? ये बॉम्बे के नियर में ही है, बॉम्बे के नज़दीक में ही है, यानी कि महाराष्ट्र में है। जो बॉम्बे सिटी है उसके साथ में ही ट्रॉम्बे क्षेत्र आता है। तो यहीं पर है लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नालको हैज़ सेट अप एन इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इन, नालको द्वारा एकीकृत एल्यूमिनियम संकुलन कहाँ पर स्थापित किया गया है? सबसे पहले बात करें नालको की। नालको क्या है? नालको की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो इनके द्वारा कहाँ किया गया है इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स सेटअप? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, जो भारत में काली मिट्टी है उसका संबंध किससे है? बेसॉल्ट से है, ग्रेनाइट से है, लाइमस्टोन से है या सैंडस्टोन से है? उसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है बेसॉल्ट। बेसॉल्ट की काफ़ी मात्रा होती है, तो इसका संबंध इसी से ही है, ऑप्शन ए बेसॉल्ट से है, जो भारत की काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एगर एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो एगर एगर है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ये एक प्रकार का पाउडर है, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? ग्रास, फिश, सीवीड या बार्क ऑफ ट्री या पेड़ की छाल से किया जाता है? तो देखिए जो एगर एगर है ये किया जाता है सीवीड से, समुद्री शैवाल से किया जाता है। ये रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है एगर एगर, तो वो है समुद्री शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेविगेबल रिवर, भारत निम्न में से कौन सी नौगम्य नदी नहीं है? नेविगेबल रिवर मीन्स जहाँ पर जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, यानी कि नौगमन नहीं हो सकता उस नदी में। तो वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा या चेनाब? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चेनाब, क्योंकि चेनाब एक पहाड़ी नदी है, तो यहाँ पर नाव चलाना या वाटर ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहाड़ी नदी में बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं और भी जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं। तो ये चेनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा फाइबर प्राय भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? सीसल, हेम्प, कॉटन या जूट? तो किसे कहा जाता है भारत का गोल्डन फाइबर? तो इसे जूट को भारत का गोल्डन फाइबर कहा जाता है, और सबसे सस्ता गोल्डन फाइबर भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा निरक्षर संख्या कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक निरक्षरों की संख्या किस राज्यों में पाई जाती है? ये बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है? कहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ लिटरेट्स रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिहार में सबसे ज़्यादा इलिटरेट निरक्षर लोगों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर
दैट कॉजेज माइग्रेशन। निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है? प्रवसन जब एक स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो गांव है वहाँ से हाईली माइग्रेशन हो रही है, और उसके चलते एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है घोस्ट विलेजेस, यानी कि गांव के गांव खाली हो गए तो उन्हें घोस्ट विलेजेस कहा जाता है। तो वो रीज़न क्या है, वो पुल फैक्टर क्या है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट है, हंगर है, अट्रैक्शन ऑफ अ सिटी है, या स्टार्वेशन है? बेरोजगारी, भूख भूखमरी, शहर का आकर्षण। तो देखिए इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी है कि लोगों के पास कोई साधन नहीं है जो अपने लिए इनकम जनरेट करने के, तो अनएम्प्लॉयमेंट ही रीज़न है। उत्तराखंड में भी यही सिनेरियो सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स इज द लीस्ट टू अपीयर ऑन द सीन ऑफ इंडिया? भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला निम्न में से धर्म कौन सा है? सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में भारत में कौन सा धर्म आता है? हिंदू धर्म आता है, इस्लाम आता है, बौद्ध आता है, या सिख आता है? तो देखिए सबसे पहले तो हिंदू ही आता है, जिस तरह से आदि हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बौद्धिज्म आता है, इस्लाम आता है, तो लास्ट है सिख धर्म, क्योंकि यह आता है 15th सेंचुरी में। ये गुरु नानक देव द्वारा लाया जाता है। गुरु नानक देव का जो जन्म होता है 1469 के अराउंड होता है, तो 15th सेंचुरी के लास्ट में सिख धर्म आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन? भारत में निम्न में से किस राज्यों में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है? तो कहाँ सबसे ज़्यादा ईसाई लोग रहते हैं? गोवा, तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केरल में भारत में सबसे ज़्यादा सिख लोगों की संख्या रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर कॉजेज, कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण होता है। क्या होता है? अगर कंसंट्रेशन हाई हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में, तो उसके चलते क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, एसिड रेन होती है, हार्ड हीट स्ट्रोक होता है, या ये सभी होते हैं? तो देखिए इसके चलते जो होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है। जब CO2 ज़्यादा बढ़ जाएगी तो गर्मी, प्लैनेट ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज, कि कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति क्या है? लैंड फिलिंग है, वर्मी कल्चर है, बर्निंग है, इंक्रीरेशन है। भूमि भराई है, वर्मी कल्चर है, जलाना है, या भस्मीकरण है? तो कौन सा बेस्ट मेथड है? लैंड फिलिंग, वर्मी कल्चर, बर्निंग, या इंसाइनरेशन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग सबसे पुरानी भी है और सबसे बेस्ट भी है। इसमें एक जगह ले जाकर लैंड पे डंपिंग किया जाता है, सारे कचरे को डंप किया जाता है, और उसके बाद इसे लैंड फिलिंग भी भूमि में दफनाया जाता है या भरा जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जेट स्ट्रीम्स ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। जो जेट धाराएं हैं वो किस दिशा में बहती हैं? पहले बात करें तो जेट स्ट्रीम्स क्या है? जेट स्ट्रीम एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। ये है स्ट्रॉन्ग विंड्स, ये काफ़ी तेज़ हवाएं हैं। कहाँ बहती है? इन दी अपर लेवल, इन द अपर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अपर लेवल में ये बहती है। ज़मीन से काफ़ी ऊपर, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बहुत तेज़ गति, तीव्र गति से बहती है, तो इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और ये किस दिशा में बहती है? ये बहती है वेस्ट से ईस्ट की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्रिफ्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, जो ड्रिफ्ट मैदान है किस क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं? नदी द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, विंड्स द्वारा, या वेव्स द्वारा? देखिए जो ड्रिफ्ट प्लेन है वो ग्लेशियर द्वारा इनका निर्माण होता है। ग्लेशियर द्वारा जब इरोजन होता है तो उसके चलते ड्रिफ्ट प्लेन्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुनामी आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू सी वेव्स, अर्थक्वेक, हरिकेन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो सुनामी किसके कारण उत्पन्न होती है? समुद्री लहरों, भूकंप, तूफान, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब आता है तो उसके चलते बड़ी बड़ी वेव्स बनना, समुद्र में बड़ी बड़ी वेव्स उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते सुनामी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक है, इंडियन है, आर्कटिक है, पैसिफिक है? इसका जो सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशन सबसे गहरा
सागर है विश्व का। अगर डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो वो भी इसी में है, वो है मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त, वो भी पैसिफिक ओशन में ही है सबसे डीपेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स वर इनिशियली देयर आर इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा में प्रारंभिक रूप से कितने सदस्य थे? 300, 302, 304 या 306? देखिए इनिशियली तो अगर बात करें तो 389 थे, मगर उसके बाद वे घटकर हो जाते हैं 299। तो अगर 299 की हम बात करें तो उसके जो सबसे नज़दीक है, यहाँ एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो उसके नज़दीक आता है 300, तो हम 300 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई थी? जो जुडिशियल रिव्यू है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? यूएसए के, कनाडा के, यूके के या ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडेप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णन करता है? कि अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, या भारतवर्ष, या ऑफ फेडरेटेड नेशन? कैसे डिस्क्राइब किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भारत को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ कहकर भारत को डिस्क्राइब किया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार के साथ साथ ही भारत संविधान के अधीन मौलिक अधिकार भी है? कि एक ह्यूमन राइट भी है और एक फंडामेंटल राइट भी है, तो वो कौन सा है? राइट ऑफ हाउसिंग, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, या राइट टू एजुकेशन? आश्रय का अधिकार, सूचना का अधिकार, कार्यों का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार? कौन सा ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट दोनों है भारत के संविधान में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, राइट टू एजुकेशन। जो शिक्षा का अधिकार है वो ह्यूमन राइट के साथ साथ फंडामेंटल राइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड एट एज ऑफ, कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को कितनी आयु पूर्ण करना आवश्यक है? कितनी उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए? 25 वर्ष, 26 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 35 ईयर्स या 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वाज पास्ड, कि दल बदल विरोधी विधेयक पारित किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कब लाया गया था ये एंटी डिफेक्शन बिल या दल बदल विरोधी विधेयक? ये लाया गया था 1985। उस समय कौन थे भारत के प्राइम मिनिस्टर? उस समय थे राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय पे लाया गया था। 52nd अमेंडमेंट था और 10th शेड्यूल लाया गया था। तो 1985 के समय लाया गया था और राजीव गांधी दल बदल विरोधी विधेयक के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या उपराष्ट्रपति? किसके द्वारा बुलाई जा सकती है संयुक्त बैठक? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति ही संयुक्त बैठक जॉइंट सेशन को बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड एट, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1950, 1951, 1952 या 1953 में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 1951। 1951-52 में पहले चुनाव हुए थे, तो हम 1951 के साथ जाएंगे क्योंकि 1951 से शुरू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज, भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य था। कौन सा राज्य था ये? आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना था, तमिलनाडु था या कर्नाटक था? तेलंगाना तो अभी सबसे लास्ट में जाकर बना है। तो कौन सा पहला राज्य था भारत का? ये था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बनाया गया था भाषीय आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का कार्यकारी मुख्य या प्रमुख कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर,
चीफ सेक्रेटरी या नन ऑफ दीज, मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मुख्य सचिव होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो कौन होता है कार्यकारी मुख्य यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट गवर्नमेंट का? तो ये होते हैं ऑप्शन बी दी गवर्नर। राज्यपाल जो है स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, जो लोकसभा में स्पीकर का मत है वो क्या कहलाता है? कास्टिंग वोट, साउंड वोट, डायरेक्ट वोट या इनडायरेक्ट वोट? निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत या अप्रत्यक्ष मत? क्या कहा जाता है जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके वोट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कास्टिंग वोट। जब वोटिंग टाई हो जाती है तो इनका वोट निर्णायक मत होता है, कास्टिंग वोट होता है कि ये डिसाइड करेगा कि किसके ज़्यादा वोट होंगे, कि जब टाई वाली सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 में पश्चिम बंगाल में ही शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 143, 223, 243, 343। तो किस आर्टिकल के अंडर दिया गया था? ये था ऑप्शन सी 243, 243 आर्टिकल के अंडर संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पंचायत को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? एल.के. आडवाणी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो वो थे ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट मेंबर ऑफ द हाउस, कि संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहाँ नहीं होता है मेंबर? तो ये है राज्यसभा में। राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो जो है वो जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बाकी लोकसभा में होते हैं, विधानसभा में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय, जो भारत संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? फर्स्ट अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट, 8th अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट? प्रथम संशोधन में, 9वें संशोधन में, 8वें संशोधन में या 42वें संशोधन में? तो कब जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट अमेंडमेंट, पहले संशोधन में जोड़ा गया था। इसमें क्या था? ये किससे डील करता है? इट डील्स विद द State Act and regulation of that deal with, किसके साथ डील करता है? डील विद लैंड रिफॉर्म्स एंड द evolution of the जमींदारी सिस्टम। तो जो 9th शेड्यूल है इट डील्स विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील्स विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम का समापन है उससे डील करता है और लैंड रिफॉर्म्स से भी डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वर लेड डाउन बाय, किसके द्वारा भारत की विदेश नीति के मूल प्रचालक किसके द्वारा रखे गए थे? ऑप्शंस आर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसके द्वारा भारत की विदेश नीति के मूल प्रचालन किसके द्वारा रखे गए थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर या नन ऑफ दीज? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए उस समय का मुझे मालूम नहीं, मे बी उस समय सेकेंडरी सेक्टर भी हो सकता है, मगर इस समय करंटली जो है वो टर्शियरी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
द पीरियड ऑफ प्लान हॉलीडे इन इंडिया वॉज, जो भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। देखिए 5 ईयर प्लान्स थे, बीच में 5 ईयर प्लान्स रुक गए थे, तो उसके बदले में जो लाए गए थे वो प्लान हॉलीडेज लाए गए थे, जो ईयरली प्लान्स थे। तो ये लाए गए थे 1966 टू 69। तो ये था 66 टू 69 के टाइम पीरियड में ये प्लान हॉलीडेज, जो ईयरली प्लान्स लाए गए थे उन्हें प्लान हॉलीडेज कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि किस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। देखिए यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं, ये नहीं पूछा गया भारत में कौन सा है, इनमें से कौन सा है। वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है या केरला है। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो वेस्ट बंगाल, जहाँ की है 1028। अगर इंडिया की बात करें तो वो है बिहार, जहाँ का घनत्व सबसे ज़्यादा है, जहाँ है 1102 1102, और वेस्ट बंगाल का है 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ एन जी सी वॉज सेटअप इन, ओ एन जी सी की स्थापना कब हुई थी। ओ एन जी सी क्या है, ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये कब सेटअप किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1956, 57, 59 या 61। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1956, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन सा एक मानक विकास सूचकांक का संगठक नहीं है। ऑप्शंस आर पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। प्रति व्यक्ति आय, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, सकल पंजीयन दर या स्वास्थ्य और पोषण। देखिए एसटीआई के जो है वो 3 पैरामीटर्स हैं, वो है एक है पर कैपिटा इनकम, एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और तीसरा है एजुकेशन से रिलेटेड ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, सकल पंजीयन दर। तो ये 3 जो है उसके पैरामीटर्स हैं, तो फोर्थ वन करेक्ट होगा, ये नहीं है एचडीआई का पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, जो श्वेत क्रांति है उसका जनक किसे कहा जाता है। वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मिल्क, दूध से संबंधित है, तो इसके जो फादर थे वो थे ऑप्शन बी, वी कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज, जो पूंजी बाजार का नियामक है वो कौन है। आरबीआई करता है रेगुलेट, या आईआरडीए करता है, सेबी करता है या नाबार्ड करता है। कौन करता है कैपिटल मार्केट को, तो ये करता है ऑप्शन सी, सेबी, जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी द्वारा किया जाता है रेगुलेट कैपिटल मार्केट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ, किसकी कस्टडी में विदेशी विनिमय रिजर्व की अभिरक्षा में रखा जाता है। कि भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व किसकी अभिरक्षा में रखा जाता है। हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ है ये क्वेश्चन। तो द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर केप्ट इन द कस्टडी ऑफ, किसकी कस्टडी में रखा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, या आरबीआई की, या नन ऑफ दीज की। देखिए अगर आपको हल्का सा बेसिक सा नॉलेज होगा तो आप टैकल कर लेंगे। आरबीआई की कस्टडी में रखा जाता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो इनका लेना देना नहीं है कंट्री से। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसके अंडर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत में कौन सा भारत सरकार द्वारा संग्रहित कर राजस्व का स्रोत नहीं है। कौन सा राजस्व का स्रोत नहीं है। कस्टम ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, इनकम टैक्स या डिविडेंड एंड प्रॉफिट। देखिए कस्टम ड्यूटी भी है, सर्विस ड्यूटी भी गवर्नमेंट का सोर्स है, इनकम टैक्स भी है, मगर जो डिविडेंड और प्रॉफिट्स हैं वो नहीं है, वो गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डब्ल्यूटीओ वॉज फॉर्म्ड इन, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी। तो कब की गई थी डब्ल्यूटीओ की स्थापना। 1991, 1993, 1995, 1996। देखिए डब्ल्यूटीओ जो है ये डब्ल्यूटीओ से पहले इसे कहा जाता था GATT। इसकी फुल फॉर्म क्या थी, इसकी थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1947 में, मगर आगे जाकर इसे 1995 में चेंज किया गया
और इसे WTO बनाया गया तो 1995 में। उससे पहले इसे GATT कहा, गेट कहा जाता था, जो था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और आगे जाकर 1995 में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है GK का, तो इस पे चलते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ, जो समरूपीय उत्पाद किसकी विशेषता है? जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है इज अ फीचर ऑफ, किसके फीचर है? इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली के हैं, परफेक्ट कंपटीशन के हैं, तो ओलिगोपोली के हैं। अपूर्ण बाजार, एकाधिकार, अल्पाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता। तो जो होमोजीनियस प्रोडक्ट है ये जो है परफेक्ट कंपटीशन के एक फीचर होते हैं मार्केट में। तो इसका ऑप्शन डी होगा परफेक्ट कंपटीशन। तो ये जो है 2018 के हिमाचल प्रदेश SI का जो पेपर था उसके उस क्वेश्चन पेपर के जो जीके का सेक्शन है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसके हिमाचल जीके के क्वेश्चंस हैं वो अलग से डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।